गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। और जैसा कि हम क्लास 10th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे थे, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था फेडरलिज्म। मैंने कहा है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर जरूर आते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। ठीक, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा दिया था, आज उसी को रिवीजन कर लेंगे, फिर उसी में आगे बढ़ेंगे। हमने कितना पढ़ा इसमें एक बार देख लेते हैं। देखिए, जब चैप्टर चालू हुआ तो मैंने सबसे पहले आपको डिफिनीशन बताई कि आखिर ये फेडरलिज्म होता क्या है। तो इस फिगर से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा फेडरलिज्म क्या है, जिसमें पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर जो डिवाइडेशन होता है, वो एक लेवल पे नहीं कई लेवल्स पे होता है। मतलब किसी एक के पास पावर ना होकर हमारे यहाँ स्टेट लेवल में, यूनियन लेवल में और लोकल लेवल में अलग अलग जगह पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कुल मिला के अगर एक शब्द में कहें कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिफरेंट लेवल्स इज नोन एज फेडरलिज्म। ठीक, अब इसकी एक एग्जैक्ट डिफिनीशन देख लेते हैं कि क्या आपको लिखनी है। तो अगर हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म कह रहा है इट इज a system of government in which power is divided into different levels of government। मैंने कहा ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है जिसमें जो पावर होती है वो अलग अलग लेवल्स पर क्या होती है, डिवाइड होती है। और मैंने बताया है आपको कि 3 लेवल भारत में होते हैं। सबसे पहला जिसको हम यूनियन लेवल या फिर सेंट्रल लेवल के नाम से जानते हैं, दूसरा जो लेवल होता है उसको हम स्टेट लेवल के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा होता है हमारे यहाँ होता है उसको हम लोकल लेवल के नाम से जानते हैं। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पावर वो सरकार के अलग अलग लेवल्स पे, और इसी को मैंने आपको बताया है कि इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, आगे बढ़े। लेवल्स कितने होते हैं गवर्नमेंट के, तो मैंने बताया 3, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल भारत में जो चलते हैं। अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फेडरलिज्म का सीधा अपोजिट होता है आपका यूनिटरी गवर्नमेंट। मतलब जहां पर पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और किसी गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती है, तो वहां पर कैसी गवर्नमेंट है, तो वहां पर आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। और आगे बढ़े तो जो मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि अगर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंपल सी बात करेंगे तो ये बेसिक 6 फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। मतलब किसी देश में अगर फेडरलिज्म चल रहा है तो उस देश में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला, अगर किसी देश में फेडरलिज्म है तो वहां का रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। पहली चीज कि वहां का क्या होगा, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दूसरी चीज की अगर बात करते हैं तो वहां पर ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिसी होगी। मतलब वहां पर केवल एक गवर्नमेंट ना होकर सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट होगी और आपकी स्टेट लेवल में अलग गवर्नमेंट होगी। उसके बाद सुपरमेशी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वहां की जो न्यायपालिका होगी जिसके द्वारा न्याय दिया जा रहा है वो इंडिपेंडेंट होगी। मतलब किसी पर बेस्ड नहीं होगी या फिर किसी का प्रेशर नहीं होगा उस पर। डिविजन्स ऑफ पावर, मतलब पावर को आपने देखा है कई पार्ट्स में बांट दिया गया। और बाइकामेरल लेजिस्लेचर, मतलब वहां पर एक नहीं 2 सदन होंगे वहां पर, जैसे हमारे यहाँ है, पहला है राज्यसभा और दूसरा है आपका लोकसभा। ठीक है, तो ये दोनों दिमाग में आपको रखना है। ये होते हैं आपके बेसिकली फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। इसको पॉइंट वाइज मैंने नोट्स में बताया है, उसी नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो तीसरा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपका टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। टाइप्स ऑफ फेडरेशंस का मतलब मैंने कहा फेडरेशंस को 2 टाइप में बांटा जाता है। कौन से 2 टाइप हैं, एक बार यहां से समझ लेते हैं उन दोनों टाइप्स को। अगर आप टाइप्स ऑफ फेडरेशंस की बात करते हैं तो एक है आपका कमिंग टुगेदर और दूसरा है आपका होल्डिंग टुगेदर। और इसको मैंने आपको कल बताया था कि जब लास्ट क्लास में बताया मैंने कि कमिंग टुगेदर क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है। अगर आप कमिंग टुगेदर की बात करेंगे तो कमिंग टुगेदर का मतलब है कि कई सारे कमिंग टुगेदर, सिंपल से इसको भाषा में समझिएगा कि कमिंग टुगेदर का क्या मतलब होता है। मैंने कहा कई सारे स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट हैं, और ये स्टेट मिलकर क्या कह रहे हैं हमको एक कंट्री बना दी जाए। तो क्या कह रहे हैं, अलग अलग स्टेट जब एक साथ मिलते हैं तो उसे कौन सा फेडरेशन कहा जाता है, मिलकर कंट्री बनाते हैं या यूनाइटरी बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब दूसरा बात करते हैं अगर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, तो मैंने कहा एक कंट्री है उसमें जो
कई सारे अलग अलग स्टेट हैं और कंट्री के साथ, स्टेट्स के साथ जो भी पावर है वो अनइक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कंट्री के अंदर जो कई सारे स्टेट्स हैं उनको भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब ये कमिंग टुगेदर मतलब ये पहले अलग अलग थे, अब एक साथ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सब स्टेट्स के पास क्या होगी, अपनी इक्वल पावर होगी। सब स्टेट के पास इक्वल पावर, दैट मींस कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है कि हम कहें कि नहीं हमारे पास पावर ज्यादा है, ये कहें कि नहीं हमारे पास पावर कम है। सबके पास यहां पर जो जितने भी स्टेट्स होंगे इनके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो समान होगा सभी में। पर यहां पर जो स्टेट्स होंगे वहां पर हो सकता है किसी के पास ज्यादा पावर हो, किसी के पास कम पावर हो, या फिर हमने देखा कि किसी को कैसी पावर मिल रही है। जैसे हमारे यहाँ अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करेंगे तो आपने देखा कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ऐसे कुछ स्टेट हैं जिनको एक्स्ट्रा पावर मिली है। क्या पावर मिली है कि वहां पर आप कोई भी लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप वहां पर लैंड परचेज करेंगे तो उनके कल्चर को खत्म करने का काम करेंगे, इसीलिए कुछ स्टेट्स को यहां पर अलग अलग पावर भी मिलती है। तो इसी को अगर बात करते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपका हो गया यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। अगर इधर बात करते हैं कौन सा है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए यूएसए, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, इसके एग्जांपल में एक बार फिर से दोनों पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कमिंग टुगेदर की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको जो बताया कि मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर फॉर्म अ बिगर यूनिटार कंट्री। अलग अलग कई सारे स्टेट हैं, ये एक साथ आकर एक यूनिटरी या फिर एक कंट्री बनाने का काम करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड अ पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बड़ी सी कंट्री है जिसने कहा कि हम सेंट्रल, मतलब सेंट्रल जो पूरे देश को चलाएगा और जो अलग अलग स्टेट हैं इनके बीच क्या होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऑल स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। मैंने कहा सब अलग अलग स्टेट हैं तो सबके पास लगभग बराबर पावर होती है। मैंने कहा यहाँ अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पावर मिल रही है। यहाँ पर पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर सेंट्रल और अगर स्टेट गवर्नमेंट बन रही है तो दोनों को बराबर पावर मिलेगी। पर यहां पर अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इन दोनों के बीच पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल नहीं होगा, जैसा कि आपने देखा। एग्जांपल की बात करते हैं तो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये कमिंग टुगेदर, मतलब यहां पर अलग अलग स्टेट थे और वो एक साथ आकर एक कंट्री बना रहे हैं। पर अगर इधर की बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर की, तो इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। अब यहां से क्या क्वेश्चन आता है, यहां से पूछता है कि ये बताइए यूएसए में किस टाइप की फेडरेशन है, स्विट्जरलैंड में किस टाइप की फेडरेशन है, ऑस्ट्रेलिया में किस टाइप की फेडरेशन है, बेल्जियम में किस टाइप की फेडरेशन है, स्पेन में किस टाइप की फेडरेशन है, इंडिया में किस टाइप की फेडरेशन है। तो याद रखिएगा एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऐसे ही बात करें जैसे यूएसए लिखा है तो इसको आप याद करने के लिए यूएसए, यू से यूएसए पूरा, एस से स्विट्जरलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों आप आसानी से याद कर सकते हैं केवल एक देश के नाम से। ठीक, तो याद करने का तरीका है, मैंने आपको बताया कि केवल आप यूएसए याद रखिए कि कमिंग टुगेदर में यूएसए है तो यूएसए से आप यू से यूएसए, एस से आपका स्विट्जरलैंड और ए से आपका ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा इसे। और अगर इधर बात करते हैं तो आप याद रखिए इंडिया है, बेल्जियम है और स्पेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया था, ये आपका रिवीजन था और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारे यहाँ जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग है, मतलब सेंट्रल लेवल को अलग पावर मिल रही है, स्टेट लेवल को अलग पावर मिल रही है और लोकल लेवल को आपको अलग पावर मिल रही है। तो क्या क्या पावर मिल रही है एक बार इनको तो देख लें। कि जैसे आप देखते होंगे कि पुलिस की जो पावर है वो देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। अभी देखिए, अब यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई है, देखिए वो यूपी पुलिस की भर्ती है, ना कि सेंट्रल पुलिस की भर्ती। यूपी पुलिस का मतलब है, अगर पुलिस की पावर की बात करेंगे तो सब, अगर किसी स्टेट में ज्यादा पावर किसकी होती है, किसी स्टेट में जो पुलिस की पावर होती है वो स्टेट से बिलोंग करती है। पर अगर हम बात कर लेंगे अपने डिफेंस की, अपने आर्मी की, अपनी हमारे आर्मी है, चाहे आप बात करें, चाहे एयरफोर्स की बात करें, चाहे आप आर्मी की बात करें, चाहे आप नेवल की बात करें, ये जो डिफेंस लेवल है ये किसके पास होता है, तो ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसी की बात करते हैं, तो किसके पास कौन कौन सी पावर होती है, ये क्वेश्चन कैसे आता है, इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, या तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, ये बताइए इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, या फिर व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को क्या फेडरल कंट्री बनाता है। तो फेडरल कंट्री तो यही बनाएगा ना कि पावर को डिवाइड किया गया है,
अब पावर को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके अलग अलग जगह पर बांटा गया है। मतलब सेंट्रल को आपको अलग पावर मिली है, स्टेट को आपको अलग पावर मिली है और लोकल गवर्नमेंट को आपको अलग पावर देनी पड़ती है। तो अब इसी क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर का जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर बिटवीन द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन्स थ्री लिस्ट। मतलब बेसिकली हम यहां पर ये समझ रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो संविधान है वो तीन तरह के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब पावर को तीन लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पहला सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा लोकल लेवल। अब सेंट्रल लेवल के पास क्या क्या पावर होती है? सेंट्रल लेवल के पास जो पावर होती है उसे किस लिस्ट में लिखा जाता है? तो उसे लिखा जाता है यूनियन लिस्ट में। तो ये जितनी भी पावर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सब सेंट्रल लेवल के पास होती है। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशन इंपॉर्टेंस, मतलब जो देश से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सब आपकी किस लिस्ट में आती हैं? तो यूनियन लिस्ट में आती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि यूनियन लिस्ट में कौन सी, जैसे पूछ लिया गया ये बताइए डिफेंस किस लिस्ट से संबंधित है, ये पूछ लिया गया फाइनेंस किस लिस्ट से संबंधित है, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो मतलब कि आपके नेशन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें लॉज वगैरह, अब इसमें जो लॉज बनाएगा यूनियन लिस्ट में वो कौन बनाएगा? तो वो बनाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आप समझ रहे हैं ना, जैसे हमारे यहाँ तो दोनों जगह एक ही सरकार है। अगर यूपी की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी है। पर कई स्टेट्स में ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट में कोई और सरकार है, तो बार बार उनमें क्या होती है? खींचातानी होती रहती है। ठीक है, अब अपने यहां बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। मैंने कहा अगर यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट लिखा है आपका कि इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब देश के इंपॉर्टेंट चीजों से संबंधित इसमें सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं। और बेसिकली इस पर लॉज कौन बनाता है? तो इस पर लॉज बना रहा है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या क्या है? तो डिफेंस आता है आपका यूनियन लिस्ट में, नाम रट लीजिएगा लिख लिख के। डिफेंस आ रहा है, बैंकिंग आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, फॉरेन अफेयर्स आ रहा है, मतलब जो विदेश अफेयर्स, मतलब जो हमारे यहाँ विदेशों से समझौते होते हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, अब इसी को समझिएगा। स्टेट लिस्ट में क्या होगा समझिए। मैंने कहा स्टेट लिस्ट में ऐसी सभी चीजें होंगी जिनकी पावर स्टेट के पास होगी, जिसमें लॉज या कानून बनाने की जो पावर होगी वो किसके पास होगी? स्टेट के पास होगी। देखिए वही लिखा है, इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, मतलब स्टेट से ही आप लोकल पर भी जाएंगे तो स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिसपे केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है वो सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया, पुलिस है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, कॉमर्स है, इरिगेशन है। ठीक है, पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन, ये सब आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो दो लिस्ट हो गई, एक लिस्ट हो गई यूनियन लिस्ट जिसमें आपका आ रहा है डिफेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स। स्टेट लिस्ट की बात करेंगे जिसमें आ रहा है आपका पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन। तीसरी लिस्ट होती है जिसको हम कॉनकरेंट लिस्ट कहते हैं। अगर सिंपल सी बात करें, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो लिस्ट को अगर बनाए तो एक हो गई आपकी ये यूनियन लिस्ट, दूसरी हो गई आपकी स्टेट लिस्ट, और तीसरी जो दोनों में पाए जाएंगे वो आपके कौन से होगा? कॉनकरेंट लिस्ट में। ठीक है, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इफ द लॉ कॉन्फ्लिक्ट विच ईच अदर लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, मतलब प्रमुखता दी जाएगी उसे। सिंपल सी बात है, देखिए कॉनकरेंट लिस्ट में वो सभी आते हैं जो दोनों लॉस बिलोंग करते हैं, मतलब जो स्टेट लिस्ट और जो स्टेट से भी बिलोंग करते हैं और यूनियन लिस्ट से भी बिलोंग करते हैं। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मतलब जिसमें लगभग दोनों चीजें होती हैं, स्टेट से संबंधित भी चीजें होती हैं और यूनियन से संबंधित भी चीजें होती हैं। पर मैंने कहा ना कि बार बार मान लीजिए स्टेट में सरकार दूसरी है और सेंट्रल में सरकार दूसरी है, तो सेंट्रल कोई लॉ लाई और स्टेट वाली सरकार ने कहा नहीं भाई हम नहीं मानेंगे लॉ, तो एक यहां पर ये लिखा अगर कंफ्लिक्ट होता है, अगर विवाद होता है तो किसका माना जाएगा? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ लेकर आएगी उसको ही प्रमुखता मानी जाएगी, मतलब उसे ही माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को नहीं माना जाएगा। मतलब कॉनकरेंट लिस्ट में ऐसे लॉज होते हैं जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। बट अगर कहीं दोनों में कंफ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है, तो
किसका कानून माना जाएगा? तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून माना जाएगा। 3 लिस्ट मैंने आपको बताई। पहली लिस्ट बताई आपको यूनियन, दूसरी लिस्ट बताई आपको स्टेट, और तीसरी लिस्ट अभी आपको बता रहा हूं जिसका नाम है कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं जरा देख लेते हैं। कह रहा एजुकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया और मैरिज, शादी विवाह संबंधित जो रूल आते हैं ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट हो गई। उसके बाद एक और लिस्ट आती, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट विच आर नॉट इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एक और लिस्ट होती है जिसे हम रेसिड्यूरी लिस्ट कहते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ ली जाती है ये, ठीक है। तो 3 तो मेन है आपकी। 3 कौन कौन सी मेन है? एक हो गई आपकी यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित सभी लॉज बनते हैं। एक हो गई स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट सभी लॉज बना रही है। एक हो गई कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों मिलकर लॉज बना रहे हैं, बट किसके लॉस को प्रमुखता दी जाएगी? तो यूनियन गवर्नमेंट के लॉस को प्रमुखता दी जाएगी। और चौथी हो गई आपकी रेसिड्यूरी लिस्ट। अब जो तीनों में नहीं आए वो किस में आते हैं? रेसिड्यूरी में आते हैं। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस मतलब अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी बात हो तो रेसिड्यूरी लिस्ट में, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी बात होती है तो आपके रेसिड्यूरी लिस्ट में। साइबर सिक्योरिटी आप देखते हैं ना, फोन करके अकाउंट से पैसा मिला ले रहे हैं तो वो किस लिस्ट में आ रहा है? तो आपका रेसिड्यूरी लिस्ट में आ रहा है। मतलब इस पे तीनों स्टेट कहीं ना कहीं, तीनों लोकल भी, स्टेट भी और कॉन्करेंट, तीनों काम करते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपको बताए मैंने, 3 मेन है, उसके बाद एक रेसिड्यूरी है चौथा। अब जरा इसको एक बार समझ लेते हैं, उससे क्या कहते हैं, एक ग्राफ से देखिए। अगर बात करें, देखिए सिंपल सा लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें जो लॉस बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको किस लिस्ट में रखा जाएगा? यूनियन लिस्ट में रखा जाएगा। जैसे आपका मैंने बताया डिफेंस हो गया, आपका मैंने बताया बैंकिंग हो गया, आपका मैंने बताया करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन जुरिडिक्शन मतलब फॉरेन के जो क्षेत्राधिकार है वो सब किससे संबंधित होते हैं? आपके इसी से संबंधित होते हैं, ठीक है। आगे अगर कौन करें, देखिए दूसरे नंबर पे स्टेट लिस्ट की अगर बात करेंगे तो अगर स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फिशरीज, ये सब किस में आ गए? आपके स्टेट लिस्ट में आ गए। और जो दोनों से संबंधित होता है, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, उसमें एजुकेशन हर बार पूछा जाता है कि एजुकेशन किस लिस्ट से संबंधित है? तो कॉन्करेंट लिस्ट से एजुकेशन संबंधित है। उसके बाद फॉरेस्ट आ गया, ट्रेड आ गया, मैरिज, एडॉप्शन, क्रिमिनल लॉ, ये सब आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो ये नाम रट लीजिए, कौन सी, ये ऑब्जेक्टिव में आता जरूर है कि ये बताइए फॉरेन अफेयर्स किस लिस्ट से संबंधित होता है, ठीक है, या फिर जो इरिगेशन है ये किस लिस्ट से संबंधित होता है। तो आप सिंपल से देखिए कि डिफेंस का मतलब है, अगर हमारे रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं। दूसरा बैंकिंग, हमारे यहाँ जितने भी बैंक्स हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं। करेंसी में देखिए अभी मोदी जी ने ही करेंसी को चेंज किया था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, योगी जी नहीं आके कर सकते हैं। फॉरेन अफेयर्स मतलब विदेशों से जितने भी आपके कार्य हो रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, सब इसी से संबंधित होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कौन सी? यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। उसके बाद एक और होती है जिसका नाम है रेसिड्यूरी। रेसिड्यूरी को आपको याद रखना है, जो तीनों में नहीं आएंगे वो आएंगे रेसिड्यूरी में। जैसे हो गया स्पेस, जैसे हो गया टेक्नोलॉजी, जैसे हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी, ये सब किस में आएंगे? तो ये सब आपके रेसिड्यूरी लिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो इतना आपने कंप्लीट कर लिया आज, ठीक। एक बार ध्यान देख लेते हैं इसे, आगे कुछ नोट पॉइंट है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये याद रखना क्योंकि नोट पॉइंट मैंने इसीलिए लिखवाए हैं कि जो ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो लिखा है सम स्टेट इन इंडिया हैव स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371। एक आर्टिकल है 371, कौन सा, क्या है आर्टिकल? आर्टिकल 371 में कुछ स्टेट्स को, मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको एक अलग पावर मिल रखी है। अब कौन से स्टेट है, अलग पावर कैसी? सो दैट लैंड राइट्स एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल विल प्रोटेक्टेड, जिसके कारण वहां के लैंड राइट मतलब जमीनी अधिकार और वहां के कल्चर को लोग प्रोटेक्ट किया जा सके, जिसके कारण अब यही पूछा जाता है। ये बताइए कि जो अब ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल वहां लिखाया था जब मैं आप होल्डिंग टुगेदर में बता रहा था। यहां भी जान लीजिए, मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मतलब जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, जितने भी आपके, मैंने कहा ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इधर इधर का मतलब है आसाम और अरुणाचल प्रदेश, जितने भी आपके स्टेट हैं
वहां पर बेसिकली क्या है, एक 371 आर्टिकल चलता है, जिसके कारण वहां पर आप लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। वो लैंड राइट कहलाता है वहां का, कि वहां का जमीनी अधिकार है कि वहां के कल्चर को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 371। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 395 आर्टिकल्स हैं और उसके सब आर्टिकल्स भी हैं। तो 371 आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है कि हम कहीं भी, मतलब अपने नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम ऐसे इलाकों में, मिजोरम जैसे इलाकों में कहीं भी जमीन परचेज नहीं कर सकते हैं अगर आप उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते। मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला अरुणाचल प्रदेश में परचेज कर सकता है, बट यूपी वाला जाकर अरुणाचल प्रदेश में परचेज करना चाहे तो ये राइट नहीं मिलेगा उसे। उसके बाद दूसरा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड स्पेशल पावर इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब आपने कहा कि स्टेट हो गया सर, आपने कहा सर आपने यूनियन बता दिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने स्टेट बता दिया, पर हमारे यहां तो कुछ यूटी भी हैं, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज। यहां पर किसकी पावर चलेगी, तो यहां पर यूनियन टेरिटरी, यूनियन का मतलब आप समझ गए कि यहां पर जो पावर चलेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। तो इतना भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने किस आर्टिकल में लिखा है कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं उनको स्पेशल पावर दी जाएगी, तो आर्टिकल 371 में लिखा है। और यूनियन टेरिटरीज में किसकी पावर चलेगी, तो यूनियन टेरिटरीज में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर चलेगी। तो ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो बस अभी आज इतना ही, थोड़ा बहुत इसमें बचा हुआ है। आज मैंने क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अभी तक मैंने कितना पढ़ा, मैं एक बार फटाफट आपको जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वो 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। जब चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर का नाम था आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने बताया फेडरलिज्म होता क्या है, तो डिफिनीशन बताई फेडरलिज्म की। मैंने कहा फेडरलिज्म क्या होता है, जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, वो फेडरलिज्म कहलाता है। उसके बाद मैंने कहा डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं, तो लेवल्स आपको बताएं, एक होता है यूनियन, दूसरा यूनियन या फिर इसको सेंट्रल कहते हैं, दूसरा होता है स्टेट और तीसरा होता है आपका लोकल। फिर हम और आगे बढ़े तो मैंने आपको यूनिटरी गवर्नमेंट को बताया। मैंने कहा यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, मैंने कहा जहां पर सब पावर जो होती है वो केवल सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है, वो आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाती है। और आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आपको याद रखना है कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या क्या है। उसके बाद और आगे बढ़े तो मैंने कहा टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आपको याद रखना है, टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। और ये टाइप्स ऑफ फेडरेशंस में मैंने 2 बताए, एक बताया कमिंग टुगेदर और दूसरा बताया होल्डिंग टुगेदर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया याद रखना है आपको, जिसमें मैंने 3 लिस्ट बनाई आपको। एक बताया यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर लॉज बना रही है, दूसरे की अगर बात करेंगे तो स्टेट लिस्ट जहां के लॉज स्टेट बना रही है, और तीसरी बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें ये दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं, और चौथी मैंने बताई रेसिड्यूरी, जहां पर ये तीनों लॉज नहीं बना पाते हैं वहां पर कौन सी काम आ रही है, वहां पर रेसिड्यूरी लिस्ट काम आती है। और उसके बाद मैंने आपको नोट पॉइंट में एक आर्टिकल 371 के बारे में बताया है। आर्टिकल 371 क्या कहता है कि हमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम ऐसे इलाकों में लैंड राइट मिला हुआ है, और जिसके कारण वहां के कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। और फिर मैंने बताया अगर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी में कौन पावर में रहेगा, तो यूनियन टेरिटरी में यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रहेगी, ठीक है। तो अभी आज इतना ही, बाकी आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। कल हो सकता है कि क्लास ना हो पाए, क्यों, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है, तो मैं एग्जाम देने जाऊंगा और आप लोगों से चाहूंगा कि गुड लक विशेष भी करें हमें, ठीक है। और बाकी फिर कल नहीं हो पाएगी, परसों से फिर आपकी क्लास वैसे ही चालू होगी। बस आज इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब अब बाद में पढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए गुड नाइट, थैंक यू। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते